हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 11। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। मास कम्युनिकेशन के जो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। अगर हम फिलिप कोटलर की बुक की बात करें तो उसमें हमारे 4 ऐसे कम्युनिकेशन के टूल हैं। फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ है पब्लिक रिलेशन। इनको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर के भी 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 11 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम होता है, जो हमारा एक एडवर्टाइजिंग टूल है जिसके थ्रू हम अपनी मास लेवल की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अगर हम इस डेवलपिंग और मैनेजिंग प्रोसेस की बात करें तो ये 5M का जो प्रोसेस है वो है। इसमें हमारे जो 3 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 4th स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है। 4th स्टेप हमारा है चूजिंग द मीडिया। चूजिंग द मीडिया कहता है कि जब आपने अपना एडवर्टाइजिंग का मैसेज तैयार कर लिया 3rd स्टेप पे, तो 4th स्टेप हमारा आता है मीडिया को चूज करना, कि जो आपका मैसेज है उसको किस मीडिया के थ्रू आप टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। मीडिया में हमारा आ जाता है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन। तो आप किस मीडिया के थ्रू अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे जो आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज है। आपको लग रहा होगा सिर्फ मीडिया को चूज करने में हमें सिर्फ ये सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। मीडिया को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको 3-4 डिसीजंस लेने हैं। सबसे पहला तो जो हमारा है वो है डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, क्योंकि अलग अलग मीडिया की अलग अलग रीच है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी रीच और क्या इम्पैक्ट आप चाहते हैं, डिजायर्ड क्या चाहते हैं। उसके बेसिस पे सेकंड स्टेप हमारा होगा मेजर मीडिया के टाइप्स में से किसी मीडिया को सेलेक्ट करना। जो ये हमारे टाइप्स हैं टीवी, रेडियो, इनमें से किसी को सेलेक्ट करना। ये कब होगा? जब आपको ये पता चल गया कि इतनी रीच, इतनी फ्रीक्वेंसी और इतना इम्पैक्ट हम चाहते हैं। उसके बेसिस पर आप मीडिया के टाइप्स में से एक मीडिया को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड होगा सेलेक्टिंग स्पेसिफाइड मीडिया व्हीकल। फिर आपने जो मीडिया सेलेक्ट किया है उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर मीडिया का व्हीकल सेलेक्ट करना है। फिर आपको मीडिया की टाइमिंग और ज्योग्राफिकल एलोकेशन को सेट करना है। फिर आपको जो आपने ये डिसीजंस लिए हैं इनके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करना है। तो ये 5 स्टेप हम कह सकते हैं जब आप मीडिया को चूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है डिजायर्ड रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। सबसे पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा मीडिया को सेलेक्ट करने से पहले कि आप क्या रीच, क्या फ्रीक्वेंसी और क्या इम्पैक्ट चाहते हैं। उसके बेसिस पर ही आप अपने मीडिया का टाइप को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। इस जो ये हमारा ए टॉपिक है या ए स्टेप है ए चूजिंग मीडिया के अंदर, उसमें हम कुछ पार्ट को कवर कर चुके हैं। इसमें हमने यही कवर किया कि आपको रीच कि भी डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर, कि भी आप कितने नंबर ऑफ एक्सपोजर चाहते हैं वो कैसे पता चलता है। तो डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कि भी जो भी एडवर्टाइजर है, जो भी कंपनी है, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स वो टारगेट ऑडियंस से चाहती है कि जब वो मैसेज उस तक पहुंचे तो ये रिस्पॉन्स हमारा टारगेट ऑडियंस हमें दे। तो वो जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है आपकी रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट पे। जैसे हमने जो एग्जांपल ले रखा है यहाँ, वो ये ले रखा है कि भी एक कंपनी है, वो ट्रायल रेट चाहती है टी स्टार का अपने ऑडियंस से, कि भी उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो उसे उसके प्रोडक्ट को ट्रायल करें किस रेट पे, टी स्टार पे। फिर हमने देखा कि भी जो ये आप ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या रिस्पॉन्स चाहते हैं वो डिपेंड करता है अवेयरनेस पे, क्योंकि जब आपके ऑडियंस अवेयर होंगे तभी तो वो ट्रायल करेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो वो ट्रायल कैसे करेंगे। तो जो हमारा ट्रायल रेट टी है वो डिपेंड कर रहा है हमारे अवेयरनेस लेवल पर। तो ये जो आप
टी स्टार का ट्रायल रेट चाहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स हम चाहते हैं, वो डिपेंड कर रहा है अवेयरनेस लेवल पे। तो हमारा टी स्टार का ट्रायल रेट तब अचीव होगा जब हमारे ब्रांड का अवेयरनेस लेवल ए स्टार होगा। इसको हमने ए स्टार से डिनोट कर लिया। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारा जो मैसेज है उसकी रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट इतना हो कि हमारी ब्रांड की अवेयरनेस लेवल ए स्टार हो जाए। ए स्टार हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट का जो ट्रायल रेट है वो टी स्टार हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने ये भी देखा था कि जो अवेयरनेस लेवल और प्रोडक्ट के ट्रायल रेट में जो रिलेशनशिप है इस डायग्राम की हेल्प से, वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, कि अवेयरनेस इंक्रीज हुआ तो ट्रायल भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ आ गया। अवेयरनेस और इंक्रीज हुआ तो ट्रायल रेट यहाँ आ गया। अवेयरनेस और इंक्रीज हुआ तो ट्रायल रेट यहाँ आ गया। लेकिन क्या ये इंक्रीजिंग रेट पे हो रहा है? नहीं, डिमिनिशिंग रेट पे। तो हमने इनका रिलेशन भी देख लिया। तो अब इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे जो मीडिया की रीच होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और इम्पैक्ट होगा वो कितना होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि हम चाहते हैं टी स्टार का ट्रायल रेट हो जो डिपेंड कर रहा है हमारी ब्रांड की अवेयरनेस पे, और वो है ए स्टार। और दोनों के बीच में रिलेशन भी ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही ये इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ ये इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट्स हो रहा है। तो इसी बेसिस पे आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा। अब फिर हमारा काम आता है कि भी अब इस लेवल को हमें अचीव करना है कि भी इतने लेवल का अवेयरनेस होना चाहिए, तभी तो टी स्टार का ट्रायल रेट मिलेगा। अब इस लेवल के ब्रांड अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमें कितने एक्सपोजर चाहिए, हाउ मेनी एक्सपोजर। और यही हमने टॉपिक उठाया था कि हाउ डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर। डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है? डिजायर्ड नंबर ऑफ एक्सपोजर का मतलब ही ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें कितने एक्सपोजर चाहिए। क्लियर। विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस ए स्टार। ये कह रहा है अब हमें ई स्टार के एक्सपोजर चाहिए, इतने एक्सपोजर चाहिए कि हमारा जो मैसेज है वो इतने लोगों तक पहुंचे, ई स्टार तक, जिसकी वजह से हमारा जो अवेयरनेस का लेवल है वो ए स्टार पे आ जाएगा। ए स्टार की अवेयरनेस आ गई तो प्रोडक्ट का ट्रायल रेट टी स्टार हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं अब हमें डिसाइड करना है, हमें पता चल गया ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, तो उस पे डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करेगा? हाउ मेनी एक्सपोजर्स पर। विल प्रोड्यूस अ लेवल ऑफ ऑडियंस अवेयरनेस ए, कि हमें कितने एक्सपोजर चाहिए जो हमारे इस लेवल का अवेयरनेस क्रिएट कर दें। द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑन ऑडियंस अवेयरनेस डिपेंड। अब ये कह रहा है जो हमारा एक्सपोजर है उसका इफेक्ट हमारी ऑडियंस अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हमारे एक्सपोजर का जो इफेक्ट होगा वो किस पे होगा? ऑडियंस की अवेयरनेस पे। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके एक्सपोजर की क्या रीच है, क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या इम्पैक्ट है। जो आपके एक्सपोजर की रीच होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और इम्पैक्ट होगा, उसका इफेक्ट आएगा हमारे ऑडियंस की अवेयरनेस पे। उतना ही हमारा ऑडियंस अवेयर होगा जितना एक्सपोजर की रीच होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और इम्पैक्ट होगा। और अवेयरनेस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का ट्रायल रेट। तो अब देखते हैं कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं। फर्स्ट है रीच। रीच का मतलब अगर हम बेसिक तीनों का मीनिंग मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाऊं तो पहले हम वो समझ लेते हैं। रीच होता है कि भी कितने लोगों तक आपका एक्सपोजर आप चाहते हैं जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि भी 1 लाख लोगों तक मेरा जो मैसेज है या मेरा जो टाइप ऑफ एक्सपोजर है, जो मैं मैसेज भेजना चाहती हूँ वो पहुँचे, तो ये हो गई रीच। तो क्या मैं सिर्फ इन 1 लाख लोगों तक सिर्फ एक बार ही मैसेज को पहुँचाना चाहती हूँ? नहीं, मैं चाहती हूँ कि भी मेरा मैसेज हर एक आदमी के पास 3-3 बार जाए। तो ये तो थी मेरी रीच कि मैं चाहती हूँ 1 लाख लोगों तक जाए। अब मैं एक आदमी के पास, अब इन 1 लाख आदमियों के पास मैं चाहती हूँ हर एक आदमी के पास मेरा जो मैसेज है एवरेज पर्सन के पास 3 बार जाए। तो ये होगी मेरी फ्रीक्वेंसी कि भी कितनी बार मैं चाहती हूँ, फ्रीक्वेंसी। फिर बात आती है इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट का मतलब है कि भी क्या क्वालिटेटिव रिजल्ट या वैल्यू मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कितना उसका इम्पैक्ट हो रहा है। कि भी मैंने इतनी रीच रखी कि भी इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचें कि भी मैं एक लेवल का अवेयरनेस चाहती हूँ, मुझे ए स्टार का अवेयरनेस चाहिए कि भी इतना मेरा अवेयरनेस होना चाहिए। तो वो अवेयरनेस पे मेरा डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट का ट्रायल रेट। जब अवेयर होंगे तो मेरा ट्रायल रेट टी स्टार का आएगा और ए स्टार का चाहिए। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी?
जब मैं ये मेरा डिपेंड करेगा मेरे एक्सपोजर के रीच पर, फ्रीक्वेंसी पर और इम्पैक्ट पर। जितना जो मेरा एक्सपोजर है उसकी रीच होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका इम्पैक्ट होगा, उसी पे तो डिपेंड करेगी मेरी अवेयरनेस। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जो इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर है ऑडियंस की अवेयरनेस पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सपोजर की रीच पे, फ्रीक्वेंसी पे और इम्पैक्ट पे। अब आपको ये तीनों भी समझ आ गए होंगे। अगर मेरी एक्सपोजर की रीच ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और उसका इम्पैक्ट भी, जो क्वालिटेटिव वैल्यू वो डाल रहा है ऑडियंस पे, वो भी ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली जब वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ज़्यादा बार पहुंच रहा है, ये है ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, रीच कहाँ तक पहुंच रहा है, फिर उन लोगों तक कितनी बार पहुंच रहा है और क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, इन्हीं पे तो हमारा डिपेंड करेगा ऑडियंस की अवेयरनेस। क्लियर? जितने लोगों तक पहुंच रहा है, जितनी बार पहुंच रहा है, उसी पे डिपेंड कर रही है ऑडियंस की अवेयरनेस। क्लियर? अब हम इनका मीनिंग देख लेते हैं। आई थिंक आपको रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट में डिफरेंस पता चल गया होगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स और हाउस होल्ड्स exposed to a particular media schedule at least once during a specified time period। ये कह रहा है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर मीडिया शेड्यूल के थ्रू कितने डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन्स, या आप कह सकते हैं हाउस होल्ड, कितने घरों तक आपका जो नंबर ऑफ एक्सपोज्ड है वो गया है, एक्सपोजर गया है। द नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सन, कितने लोगों तक या कितने हाउस होल्ड्स तक एक पर्टिकुलर मीडिया शेड्यूल के थ्रू और एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपका मैसेज पहुंचा है। रीच तो हो गई ये। फिर द नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दैट एन एवरेज पर्सन और हाउस होल्ड इज एक्सपोज टू द मैसेज। फिर बात कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जो एक एवरेज पर्सन है या हाउस होल्ड है उसके पास नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो एक पर्सन या हाउस होल्ड के पास वो मैसेज पहुंचा है, ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आता है इम्पैक्ट, द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ एन एक्सपोजर थ्रू अ गिवन मीडिया। ये कह रहा है जिस भी मीडिया के थ्रू आपने भेजा है उस मीडियम के थ्रू क्वालिटेटिव वैल्यू क्या हुए है उस एक्सपोजर की या उस मैसेज की। क्लियर? जैसे इन्होंने कहा है कि भी इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, जो एक फूड की एड है, कुछ खाने का आइटम है, उसकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट एक हाई इम्पैक्ट की जो बोन एपिटाइट मैगजीन है उसमें देंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि जो ये हमारी मैगजीन है बोन एपिटेट, ये किसके लिए है? खाने पीने की चीज़ों के लिए है। तो उसमें अगर आप फूड ऐड देंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉर्चून मैगजीन। फॉर्चून मैगजीन होती है जिसमें हम टॉप 10 या हम कह सकते हैं 100 टॉप बिजनेसमैन कौन है या टॉप 100 कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन से हैं। अगर इस मैगजीन में आप फूड की ऐड देंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? नहीं। वो जो जिस काइंड के पर्सन पढ़ रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन है या टॉप 100 कंपनीज कौन है जिनका टर्नओवर सबसे ज़्यादा है। तो फॉर्चून मैगजीन में अगर आप फूड की ऐड देंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर उसी फूड की ऐड को आप बोन एपिटेट की मैगजीन में डालेंगे तो वहाँ उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करता है कि भी जिस एक्सपोजर को जो आपने भेजा है टारगेट ऑडियंस तक, उसका इम्पैक्ट कैसा है। तो आपको तीनों ही चीज़ें देखनी है, रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट। इन तीनों पे डिपेंड करता है। क्लियर? कि आपका एक्सपोजर, कितने टाइप ऑफ एक्सपोजर आपको चाहिए। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इन्हीं का एग्जाम्पल के थ्रू। फिगर 18.2b शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस अवेयरनेस एंड रीच। ये कह रहा है ऑडियंस की अवेयरनेस और रीच के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप वैसे भी नॉर्मली भी कोई भी बंदा बता सकता है कि भी जितनी हमारी रीच होगी, हमारा मैसेज जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जो उसकी रीच होगी, उतनी ही तो ऑडियंस की अवेयरनेस ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो ऑडियंस की अवेयरनेस है वो डिपेंड करेगी रीच पे। अगर आपका मैसेज बहुत ज़्यादा रीच तक पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड या पर्सनस तक पहुंच सकता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एक बार, तो ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल ऑब्वियसली हाई होगा। ऑडियंस अवेयरनेस विल बी ग्रेटर द हायर द एक्सपोजर, रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। ये कह रहा है ऑडियंस का अवेयरनेस उतना ही ज़्यादा होगा जितना आपके एक्सपोजर की रीच होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, इम्पैक्ट होगी। आपका जो मैसेज है मान लो 1 लाख लोगों तक गया, एक आदमी के पास 3 बार गया, फ्रीक्वेंसी 3 बार है,
क्लियर। और आपने जो इम्पैक्ट डाला वो भी ऐसा था एक्सपोजर का कि आपने उसी टाइप की मैगजीन में दिया जिस टाइप की मैगजीन के लिए वो बना था, जैसे फूड की ऐड थी और हमने बोन एपिटेट में दिया, तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस का अवेयरनेस होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन यही मैसेज अगर मान लो आपने 20,000 लोगों तक पहुंचाया और सिर्फ एक बार पहुंचाया, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, सिर्फ एक बार पहुंचा हर एक आदमी तक, और इम्पैक्ट भी क्या हुआ कम, तो क्या ऑडियंस का अवेयरनेस ज़्यादा होगा? नहीं। तो हमारे जो ऑडियंस का अवेयरनेस है वो डिपेंड करता है जितना ज़्यादा हमारे एक्सपोजर की रीच होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और इम्पैक्ट होगा। फिर इनके बीच में ट्रेड ऑफ्स दिखा रखे हैं कि भाई कितना कितना कैसे फ़र्क पड़ता है। देयर आर इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ हेयर। फॉर एग्जाम्पल एक प्लानर है, उसका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो है $1 लाख। $1 लाख उसका बजट है। कोस्ट पर 1000 एक्सपोजर ऑफ एवरेज क्वालिटी इज 5। अगर आपका एक्सपोजर एवरेज क्वालिटी का है तो जो कोस्ट है पर 1000 एक्सपोजर की, 1000 एक्सपोजर कितने रुपए में पड़ रहे हैं आपको? $5 में। एवरेज क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। दिस मीन्स, अब इसका मतलब है टोटल एक्सपोजर कितने हो सकते हैं? 1 लाख का आपके पास बजट है और 1000 एक्सपोजर के लिए कितनी कॉस्ट है? 5। तो अगर हम इसे इससे डिवाइड कर देंगे कि जो हमारी 1000 एक्सपोजर है वो कितने रुपए में पड़ रहे हैं हमें? $5 में। तो एक की कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। उस एक की कॉस्ट से हम क्या करेंगे? 1 लाख को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसा भाई 1000 की जो वैल्यू है, मतलब 5 रुपये में आपको कितने एक्सपोजर मिल रहे हैं? 1000। तो एक एक्सपोजर आपको कितने में मिलेगा? 1000 डिवाइड बाय 5। एक की आपको कॉस्ट आ गई कि भी एक एक्सपोजर इतने रुपए का पड़ रहा है। फिर आपके पास अब टोटल रुपए कितने हैं? मेरे पास हैं $1 लाख। अब $1 लाख को जब मुझे इसी से डिवाइड कर दूंगी मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने एक्सपोजर आने वाले हैं। तो मेरे पास जो एक्सपोजर आएंगे, इफ़ द एडवर्टाइजर सीक्स एन एवरेज एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इट कैन, तो हमें ये तो पता चल गया कि भी इतनों में कितने आ जाएंगे। क्लियर। तो हमारे पास जो एक्सपोजर होंगे वो हो जाएंगे इतने। हमारे पास जो एक्सपोजर हो गए ये हो गए 2 करोड़। क्लियर। अब बात आ रही है कि भी 2 करोड़ एक्सपोजर हम भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास $1 लाख का बजट था और $5 में कितने एक्सपोजर आपको मिल रहे थे? 1000। तो इतने में हमें कितने मिल जाएंगे? 2 करोड़ एक्सपोजर्स हमें मिल जाएंगे। अभी इतना तो ये पहुंच सकते हैं, लेकिन इफ द एडवर्टाइजर सीक्स एन एवरेज एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, अब वो चाहता है कि भी एक आदमी के पास हमारा जो एक्सपोजर है या मैसेज है वो 10 बार जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार? 10 बार अगर वो चाहता है, तो 2 करोड़ को 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने लोगों तक पहुंचा वो? गिवन बजट में अगर हम चाहते हैं तो इतने लोगों तक वो पहुंचा, 20 लाख पर्सन्स तक वो पहुंचेगा। क्लियर। क्योंकि 2 करोड़ एक्सपोजर हमारे पास थे, लेकिन हम चाहते हैं एक आदमी के पास 10 बार जाए, तो कितने आदमियों तक पहुंचा वो? 20 लाख तक। 2 करोड़ को हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 20 लाख तक हमारा वो 20 लाख तक वो पहुंच गया। क्लियर। विद द गिवन बजट, तो इतने तक पहुंच गया। अब अगर आपको निकालना हो, अगर एडवर्टाइजर चाहता है हाई क्वालिटी का मीडिया, हाई क्वालिटी का चाहता है तो $10 उसे देने हैं 1000 एक्सपोजर्स के लिए। पहले थे कि भी 1000 एक्सपोजर उसे एवरेज क्वालिटी का कितने में मिल रहा था? $5 में। लेकिन अब चाहता है वो हायर क्वालिटी मीडिया, तो $10 उसके लगेंगे 1000 एक्सपोजर्स पर। तो आप ये देखें कि भी 1000 के लिए वो कितने पे कर रहा है? ये है हमारा $10 वो पे कर रहा है 1000 के लिए। तो आप ये देखिए $1 कितने, मतलब एक अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो 1000 को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 कि भी ₹1 में उसे कितने मिल रहे हैं? 100 एक्सपोजर्स उसे मिल रहे हैं। तो आप खुद देखें कि भी ये जो हमारे पास $1 लाख थे, इसमें उसे कितने मिलेंगे? जब उसे ₹1 में इतने मिल रहे हैं 100, तो 100 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। 100 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने लोगों तक पहुंचेगा? सिर्फ 10,000 पीपल तक। ये आप निकाल के कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें कि भी इतने लोगों तक पहुंचेगा। अब ये पहुंच रहा है 100 ₹1 में। हमारे पास थे 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ₹1 में 100 एक्सपोजर दे रहा है।
तो 1 लाख में कितने देगा, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10 लाख, 1 लाख इंटू 100 करेंगे हम, क्योंकि 1 लाख रुपए में हमें कितना मिलेगा, 1 रुपए में हमें कितना मिल रहा है, $1 में 100 एक्सपोजर मिल रहे हैं, तो $1 लाख में कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 करोड़। 1 करोड़ की हमें रीच मिल जाएगी, ये देखिए 1 करोड़। 1 करोड़ की जब आपको रीच मिल रही है, अब जो डिसाइड एक्सपोजर की फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करेगा वो कितना तक पहुंचेगी। अब इतनी रीच मिलेगी, अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि भी एक आदमी के पास 10 बार जाए वो फ्रीक्वेंसी, तो 10 से अगर आप डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रह जाएगी 3 × 3 10 लाख की, तो 10 लाख पर्सन तक वो आपका पहुंचेगा। 1 करोड़ था, लेकिन 1 करोड़ एक्सपोजर आपको मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि भी एक आदमी के पास 10 बार जाए, तो टोटल उसकी रीच कितनी हो जाएगी, 1 लाख। क्लियर? तो आपने इनका रिलेशन भी देख लिया होगा। अब ये कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट इज कैप्चर्ड इन द फ्लोइंग कंसेप्ट। ये कह रहा है ये है टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर। आपके टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर अब कितने होंगे, तो आप खुद देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर हमारे कहाँ से निकल के आते हैं। ये मेरी रीच है, रीच मान लो मेरी 1 लाख लोगों तक है। 1 लाख लोगों में और कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, मान लो एक के पास जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो एक के पास मैं 7 बार भिजवा रही हूँ, तो मेरी रीच कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर कितने हुए, तो 1 लाख लोगों तक पहुंच रही है और एक आदमी के पास 7 बार जा रही है, तो 7 लाख मेरी क्या हो गई, रीच। इसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर। रीच कितने लोगों तक पहुंच रही हूँ मैं, 1 लाख लोगों तक पहुंच रही हूँ, और 1 लाख लोगों तक भी फ्रीक्वेंसी कितनी बार जा रही हूँ हर एक आदमी के पास, 7 बार। तो 1 लाख इंटू 7, तो ये हो गए 7 लाख। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर कितने हो गए, 7 लाख। एक्सपोजर कितने होंगे, रीच इंटू फ्रीक्वेंसी, कि आपकी रीच कितने लोगों तक है और एक आदमी तक आप कितनी बार जा रहे हैं, तो वो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर। क्लियर? उसके बाद है, इसको हम बोलते हैं ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स, GRP। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भी ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स क्या हैं। तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि भी ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स उसको बोलते हैं कि आपके नंबर ऑफ एक्सपोजर्स क्या है। नंबर ऑफ एक्सपोजर्स कहाँ से निकलेंगे, आपकी रीच कितने लोगों तक है और एक आदमी तक आप कितनी बार पहुँचा रहे हैं। जैसे मेरी रीच 1 लाख लोगों तक है और उन 1 लाख लोगों में मैं एक आदमी के पास 7 बार पहुँचा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो टोटल एक्सपोजर कितने हुए मेरे, 7 लाख। 7 लाख में से एक आदमी के पास जब 7 बार पहुँचा रही हूँ तो मेरे एक्सपोजर कितने हुए, 7 लाख। क्लियर? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, इफ अ गिवन मीडिया शेड्यूल रीच 80% ऑफ होम विद एन एवरेज एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी ऑफ 3। ये कह रहा है अगर आपका जो मीडिया शेड्यूल है वो 80% के होम तक जा रहा है, 80% लोगों तक जा रहा है, और विद अ फ्रीक्वेंसी कितने की, 3 बार, एक आदमी के पास कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो आपका जो ग्रोस रेटिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 240। क्योंकि वो देखें 80% लोगों तक जा रहा है और एक के पास कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो टोटल कितना हुआ, 240। तो ये मेरा क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि इतने लोगों तक जा रहा है और एक आदमी के पास कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स। क्लियर? आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं, आपकी जो रीच है वो 90% तक है और एक आदमी के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 बार है, तो टोटल कितनी बार गया होगा, वो एक आदमी के पास 4 बार गया है तो 90 के पास कितनी बार गया होगा, 360। तो ये हमारा आ गया ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स। अगर हम वेटेड नंबर ऑफ एक्सपोजर की बात करें, वेटेड नंबर ऑफ एक्सपोजर का मतलब है दिस इज द रीच टाइम्स एवरेज फ्रीक्वेंसी टाइम्स एवरेज इम्पैक्ट। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारी रीच है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारा इम्पैक्ट, तो वो आ जाएगा वेटेड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखिए, ग्रोस रेटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं और वेटेड नंबर ऑफ एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। क्लियर? फिर हमारी बात आती है कि भी रीच फ्रीक्वेंसी को जब हम ध्यान में रखते हैं तो कहाँ कहाँ इनके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। रीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। ये कह रहा है जब आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, या फ्लैंकर ब्रांड है या एक्सटेंशन ऑफ वेल नॉन ब्रांड, अगर आपकी वेल नॉन ब्रांड है लेकिन उसका आप एक्सटेंशन कर रहे हैं, इनफ्रीक्वेंटली परचेज ब्रांड्स हैं, व्हेन गोइंग आफ्टर एन अनडिफाइंड टारगेट मार्केट, या कोई ऐसी मार्केट में आप जा रहे हैं जो अनडिफाइंड है, तब आपकी रीच ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ आपकी रीच मैटर करती है।
क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचेगी, क्योंकि अभी नई प्रोडक्ट है, लोगों को पता ही नहीं है, फ्लैंकर ब्रांड है या आप वेल नॉन जो ब्रांड है उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं। सिर्फ आप वॉशिंग मशीन बनाते थे, अब आपने फ्रिज भी बनाना शुरू कर दिया, तो एक्सटेंशन कर रहे हैं। या कोई ऐसी ब्रांड है जिसको लोग इनफ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं, डेली बेसिस पे परचेज नहीं करते। या फिर आप ऐसे टारगेट मार्केट में जा रहे हैं जो अनडिफाइंड है, तो वहाँ जो आपने डिफाइन नहीं कर रखा, वहाँ आपकी रीच मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, वहाँ मैटर करती है आपकी रीच। जितने ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा आपके नए प्रोडक्ट के बारे में, उतने लोगों को आपके जो एक्सटेंशन हुआ है वेल नॉन ब्रांड का उसका पता चलेगा। अगर इनफ्रिक्वेंटली परचेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे तो वो करते नहीं कि भी उनको याद रहे, तो वहाँ आपकी रीच होनी चाहिए कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्लियर। फ्रीक्वेंसी कहाँ मैटर करती है? फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, जहाँ आपके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हों, क्योंकि वो अपनी ऐड दे रहे हैं तो वहाँ आपको रिपीटिशन करवानी है फ्रीक्वेंसी, कि भी एक आदमी के पास एटलीस्ट 10 बार तो जाए, यही तो हमारी फ्रीक्वेंसी थी। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है जब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन हो, कॉम्प्लेक्स स्टोरी टू टेल हो, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो उसके बारे में बताना बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए कि भी वो उनको याद होती जाए। हाई कंज्यूमर रेसिस्टेंस हो, आपके कंज्यूमर आपके पसंद नहीं कर रहे हो तो वहाँ बार बार दिखाएं, तो शायद एक बार तो परचेज कर ही लेंगे। और फ्रीक्वेंट परचेज साइकिल, या फिर ऐसा प्रोडक्ट हो जहाँ फ्रीक्वेंटली परचेज होता रहता हो, तो फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे आप उन्हें याद दिलवाएं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बार हम दें, एक आदमी तक कितनी बार पहुँचाएं, वो मैटर करती है इन सिचुएशंस में। रीच के कितने लोगों तक हम पहुँचाएं, वो मैटर करती हैं इन सिचुएशंस में। क्लियर। उसके बाद है अ की रीज़न फॉर रिपीटेशन इज़ फॉरगेटिंग। और अगर हम एक बात करें कि भी हम रिपीटेशन की क्यों बात कर रहे हैं, कि भाई एक आदमी तक 3 या 4 बार तो जाए, फ्रीक्वेंसी की जो हम बात करें वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रीज़न है फॉरगेटिंग, लोग भूल जाते हैं। मार्केट में इतने ब्रांड्स हैं, उनको इतना याद नहीं रहता, इतना कॉम्पिटिशन है। द हायर द फॉरगेटिंग रेट एसोसिएटेड विद अ ब्रांड, प्रोडक्ट कैटेगरी और मैसेज, द हायर द वारंटेड लेवल ऑफ रिपीटेशन। ये कह रहे हैं जितना आपकी ब्रांड के साथ अगर फॉरगेटिंग रेट ज़्यादा है, लोग भूल जाते हैं, मतलब आपकी ब्रांड कुछ ऐसी है कि लोगों का फॉरगेटिंग रेट ज़्यादा है, या प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐसी है, या मैसेज ऐसा है, तो वहाँ लेवल ऑफ रिपीटिशन आपको हायर ही चाहिएगा, वहाँ फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। हाउएवर एडवर्टाइजर शुड नॉट coast on a tired ad but insist on fresh execution by their ad agency। और लेकिन रीच और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइज़र अपनी पुरानी जो एड है उसी पर चिपका रहे, उसको अपनी एड एजेंसी के थ्रू फ्रेश एग्जीक्यूशंस करवाने चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ नया डालना चाहिए। ये नहीं कि भी एक ही रीच तो आपने डिसाइड कर ली लेकिन वही फ्रीक्वेंसी की 20 बार उनको दिखा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया भी आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट का टॉपिक, कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या डिज़ायर्ड, कितनी रीच आप चाहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आप चाहते हैं, कितना आप इम्पैक्ट चाहते हैं मीडिया का। वो डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके एक्सपोजर की रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट आप क्या चाहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि भी कैसे इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। क्लियर। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, जो ये कैलकुलेट करने वाला था, ये बहुत इजी है। आपको ये देखना है कि भी 1 लाख उसके पास बजट है, 1 लाख में 1000 एक्सपोजर मिल रहे हैं $5 में, तो $5 में 1000 मिल रहे हैं, तो 1 लाख में कितने एक्सपोजर मिलेंगे? ऑब्वियसली हमें एक्सपोजर मिले 2 करोड़, 2 करोड़ एक्सपोजर हमें मिल गए, लेकिन हम चाहते हैं एक मैसेज एक आदमी के पास 10 बार पहुंचे, फ्रीक्वेंसी 10 की चाहते हैं, तो ऑब्वियसली 2 करोड़ कितने लोगों के पास पहुंचेगा? सिर्फ 20 लाख लोगों के पास। या 2 करोड़ के पास 20 करोड़ था तो 20 करोड़ कितने लोगों के पास पहुंचेगा? 2 करोड़ के पास, क्योंकि एक के पास हम 10 बार पहुंचा रहे हैं। तो ये आ गई हमारी रीच, कि भी एक आदमी के पास हम 10 बार पहुंचाना चाहते हैं। वैसे तो 1 लाख के बजट में जो हमारे मैसेज हो गए टोटल, जो हमें एक्सपोजर मिलेंगे एड कंपनी की तरफ से, वो 20 करोड़ मिलेंगे। 20 करोड़ वो हमें दे रहा है, लेकिन उन 20 करोड़ में से हम चाहते हैं एक आदमी के पास 10 बार जाए। तो एक आदमी के पास अगर फ्रीक्वेंसी 10 बार जाएगी, तो जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 20 करोड़ को 10 से, तो आपके पास बच जाएंगे 2 करोड़, कि भी 2 करोड़ लोगों तक हमारी वो पहुंचेगी। क्लियर। तो ये हमारा आ गया 2 करोड़ की रीच। क्लियर। ये था एग्जाम्पल, उसके बाद हमने इनको पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो मार्केटिंग को फिलिप कोटलर की बुक से ऐसे लाइन टू लाइन कवर कर रहा हो। तो इन रिटर्न मैं आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। इन रिटर्न आप मुझे यही एक पे बैक कर सकते हैं मेरी वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी लाइक दिस। थैंक यू।